हम अच्छे हैं। आप कैसे हो सर? मैं भी थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा खराब हूँ। तो चलो, पिछले साल तो तुम लोगों ने काफी पढ़ाई किया था। इस साल सर भी। हाँ मैडम। ओ सर। हाँ सर। सर मैंने कुछ डाउट भेज रखे टीम्स पे, तो आप बता दोगे अभी, मतलब ये क्लास के एंड में बता सकते हो? नहीं बेटा, अगला क्लास का टाइम हो जाता है 5 मिनट के बाद। इस चैप्टर से रिलेटेड है तो बात करो। सर कोनिक से रिलेटेड था, सर्कल से। नहीं बेटा, डाउट क्लास होगा, देख ले सर, कल परसों। नहीं ओके। होगा, एक डाउट क्लास कोनिक का लगाना भी है। ओके, वी विल सी लेटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आज पिछला वाला सारा हो गया सर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया भाई सारा। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कहा था, आप लोगों को टॉपिक का नाम बताया था, रोटेशन वगैरह के बारे में। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो रोटेशन कब होता था? इससे पहले कभी देखा था रोटेशन? सर स्ट्रेट लाइंस में होता था, एक्सिस का रोटेशन होता था। एक्सिस का रोटेशन होता था। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रोटेशन होता था, कब होता था? सर जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते थे तब होता था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे तब होता था। वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया, सुंदर। मल्टीप्लिकेशन में किस डायरेक्शन में रोटेट कर जाता था? एंटी क्लॉकवाइज। डिवीजन में क्या होता था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एक दूसरे का आर्गुमेंट से रोटेट कर जाता था। अच्छा, तो इसमें रोटेशन वाली जो बात है ना, इसको सुन के ऐसा लग रहा है कोई बहुत भयंकर चीज हम लोग सीखने वाले हैं, और जिसका एकदम से पता नहीं क्या होगा हमारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात ये है, कभी लिखना मत। जब भी मैं लिखने के लिए नहीं कहूंगा तभी तुम लिखोगे, जब लिखने को कहूंगा तब मुझे देखोगे, है ना। तभी लिखना मत। जैसे मान लो ये हमारा आर्गन प्लेन है, ठीक है ना। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो यहाँ पे Z1 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ठीक है। ओके, तो Z1 है तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, R1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है R2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है। इसमें कोई बहुत बहादुरी की चीज तो किया नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लो Z2 अपॉन Z1 मैं करूं तो भी कहोगे सर कोई बहादुरी की चीज नहीं है, R2 अपॉन R1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख लीजिए। इसमें कुछ कहोगे तुम लोग? कुछ कहने लायक बचा हुआ? कुछ बचा हुआ नहीं? बचा हुआ ना कहने लायक? ये है कुछ बचा हुआ? सोच के बताओ, कुछ बचा हुआ कहने लायक? इसमें क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, सिंपल नहीं है सर। यही तो रोटेशन है। लेकिन हर बार ऐसे नहीं करेंगे। अब इसी चीज को ठीक से समझेंगे, क्या रोटेशन हुआ। तो हम अब ये सपोज कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो देखो भाई, बोर्ड पे तो ऐसे हाथ नहीं दिखाएंगे, तो बोर्ड पे हाथ दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है रोटेट कर रहा है, दिखाई दिया कुछ? तो वो तो नहीं दिखाई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कर रहे हैं तो मान लो वो Z2 पे चला गया, ठीक है। तो Z1 और Z2 का रिलेशन क्या होगा भाई? Z2 पे जाके भी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा ना, है। दूसरे पोजीशन पे जब चला गया तो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो क्या है, Z2 और Z1 के बीच का रिलेशन लिखना है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल यूज किया। क्या फंडामेंटल यूज किया? ध्यान से सुनना, क्या यूज किया भाई? Z1 को लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, Z2 को लिख लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया।
अब यहाँ पे तुम देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल क्या है भाई? θ1। अरे बोलो हाँ। यस सर। और Yes, ये sir. वाला एंगल हमारा क्या है भाई? ये वाला जो एंगल है वो क्या है? टू। θ2। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब ये वाला एंगल क्या होगा, तो तुम आराम से कह सकते हो कि सर ये वाला जो एंगल है वो क्या लिखोगे? θ2 माइनस θ1। यस सर। और उसको मान लो मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ, तो दिस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। यस और नो? और यहाँ पे ये ज्वाइन किससे है भैया? ओरिजिन से, है ना? अब इसको लिखने का तरीका है कि अगर तुम R1 लिखते हो तो उसको क्या लिखोगे? मॉड Z1। R2 लिखते हो तो क्या लिखोगे? मॉड Z2। यू नो अबाउट इट, इट इज मॉडुलस ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2। ओके, R1 रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो अगर मान लो तुमको डायरेक्ट ये सब सारी चीजें नहीं लिखना, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना जो कर रहे हैं। हम इसको रोटेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? ये कौन सा डायरेक्शन है रोटेशन का? कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो पॉजिटिव होगा थीटा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, कितना एंगल से? थीटा एंगल से। तो कह रहा है क्या कि फाइनल जहां पे तुम पहुंच रहे हो, जिस जगह पे पहुंच रहे हो, Z2, Z2 पे पहुंच रहे हो ना, Z2 वाले लाइन पे, बोलो हाँ। Yes, sir. और किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं? जीरो के अबाउट। तो माइनस जीरो अपॉन क्या लिखोगे? Z1 माइनस जीरो इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस जीरो अपॉन क्या लिखोगे? मॉड Z1 माइनस जीरो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। थीटा यहाँ पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में हम करें तो थीटा को क्या लेंगे? थीटा मस्ट बी क्या लेंगे? जल्दी से, Negative. मस्ट बी नेगेटिव। लेंगे। Negative. ठीक है, तो जिसके अबाउट करते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? पहले हम इनिशियल इसको रोटेट कर रहे हैं, दूसरे पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यानी हमने क्या किया कि भाई Z1 को रोटेट किया, Z1 को रोटेट करके हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं? Z2 पे पहुंच रहे हैं। तो Z1 को रोटेट कर पे Z2 पे पहुंचे हैं, तो हमेशा टर्मिनल को पकड़ना है। टर्मिनल माइनस जिसके अबाउट हो रहा है, किसके अबाउट हो रहा है? ओरिजिन के Origin about. Z2 Origin. माइनस जीरो अपॉन इनिशियल कि कौन हो रहा था? Z1 माइनस जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस जीरो, Z1 माइनस जीरो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अगर थीटा लिखेंगे कब? जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, और माइनस थीटा कब लिखेंगे? जब क्लॉकवाइज सेंस में। Clockwise. सर इसमें क्या हो गया सर? सर हमने लिखा Z2 माइनस जीरो अपॉन Z1 माइनस जीरो इज इक्वल टू Z2 माइनस जीरो अपॉन Z1 माइनस जीरो इंटू में ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए था Z की जगह पे। ये कौन है? ये आदमी है, इसको निकालो क्लास के बाद। आर क्या होता है? आर्गुमेंट मतलब मॉड्यूलस। और आर्गुमेंट होता है। सॉरी आर्गुमेंट नहीं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस तो वो क्या लिखा हुआ है? मॉड Z2 माइनस जीरो क्या लिखा हुआ है? क्या होता है मॉडुलस का? क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ। क्या होता है मॉडुलस? किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का यस रिप्रेजेंटेशन। सर। यस सर, तो वही तो लिखा है यस सर। अच्छा, ये हो गया कि रोटेशन अबाउट ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया बेटा? जल्दी से लिख लो, रोटेशन अबाउट ओरिजिन। डायग्राम बना लो, बाकी चीजें जो नहीं लिखनी है उसको इरेज कर देना। रोटेशन अबाउट ओरिजिन। इसमें हमने कहा था कि इसमें दो बातें हो सकती है कि उसके लेंथ को सेम भी रख सकते हैं और लेंथ को क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं ना। लेंथ को अगर सेम रख देंगे, मतलब अगर दूसरा फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट हम ये कहते हैं भैया कि ओरिजिन के अबाउट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? Z1 है, और कह रहा है कि थीटा से रोटेट किया विदाउट चेंजिंग द लेंथ, यानी मॉडुलस का लेंथ चेंज किए बिना।
मतलब ये कंडीशन ये है, मॉड Z1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, मॉड Z2। कैसे लिखोगे, Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1। किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। और ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। अगर मान लो यही रोटेशन हम किस सेंस में कर रहे हैं, मान लो थर्ड वाला देखो, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज सेंस में कर रहे हैं। ये मान लो हमारा Z1 है, इसको हमने रोटेट कर दिया, कहाँ पे आ गए, Z2 पे आ गए, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट कर रहे हैं, तो फाइनल टर्मिनल क्या होगा, Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0। नहीं भी लिखा जाता है, बस लिखने का कुछ रीजन है, अपॉन मॉड Z1 माइनस 0। ये थीटा है, किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, ई रेज टू दी पावर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस आयोटा थीटा। समझ में आया। और दोनों का मॉडुलस सेम हो जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, चौथा पार्ट है, चौथा जो है, चलें आगे। चले यस सर। है कि फोर्थ में कहता है कि भैया अब ये ओरिजिन को हटाते हैं, ये तो होगा आर्गेन प्लेन। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। ये हमारा कौन सा है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो Z0 है, और ये हमारा है मान लो Z1, ये हमारा है Z2। हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Z2 माइनस क्या लिखोगे, Z0, जिसके अबाउट करना होगा। क्या लिखोगे, Z1 माइनस Z0। कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है, अरे बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। e raised to the power iota theta about any point। अब इसको देख के लग रहा है कि भैया रोटेशन में बड़ा मजेदार है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये तो अभी जितना भयंकर ये नाम लेके आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयंकर करामात करने वाला है, लेकिन है तो बहुत साधारण। मेन होता है इसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, एप्लीकेशन पार्ट। ओके, एप्लीकेशन पार्ट क्या है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें से निकल के आएंगी। उसका अगर आर्गुमेंट मान लो π/2 या फिर -π/2 है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट π/2 या -π/2 है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। करेक्ट। अब ये देखो, ये सब चीज छोटी छोटी बातें याद रखें। और उसका 0 या फिर पाई है, तो इसका मतलब प्योरली कंप्लीटली रियल। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होता है, तो जेड और जेड बार का क्या रिलेशन होता है, जेड बार समझते हो ना, यस सर, उसको कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हो जाएगा उसका। उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ठीक है। आई बात समझ माइनस जेड बार होगा। बोला Z2 माइनस जेड बार क्या होगा, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार होगा। हाँ बस हो गया भैया, हो गया। इतना ज्यादा नहीं, इतना एक्साइटमेंट फालतू फालतू क्यों भर रहे हो, रुको भाई रुको, थाम चीजों को आने दो, नहीं तो Z2 और जेड बार हो जाएगा। 0 या पाई होगा, जेड और जेड बार इक्वल होगा। 0 π/2 या -π/2 होगा, तो जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। तो कंजुगेट का भी रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ आएंगी, तो कैसे कैसे सोच सकते हैं।
मान लो कोई अगर आप मुझसे कहता है कि भैया एंगल निकालो, हम लोग क्या थे अभी तक डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे थे ना, इसका यूज कर रहे थे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे थे। मान लो कोई तुमसे कहता है, अब ध्यान से देखो, इसको लिखना मत, ये समझने के लिए रफ वर्क है। मान लो यहाँ पे हमारे पास है ऐसे, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ट्रायंगल है। मान लो ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं। कोई अगर मुझे कहता है या आपको कहता है कि भैया ये एंगल निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे एंगल? हाउ टू फाइंड दैट? तो हम क्या करेंगे, रोटेशन कंसेप्ट का यूज करेंगे। किसका कंसेप्ट का यूज करेंगे? रोटेशन। हमने इसको रोटेट किया इस डायरेक्शन में, बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हमारा टर्मिनल वाला कौन है, जल्दी से बोलो, क्या है? Z2 माइनस Z2 अपॉन क्या लिखेंगे? Z3 Z3 minus Z1 Z2 - 0 इज इक्वल टू मॉड क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 और ये मान लो थीटा एंगल है, तो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। यस सर। अब अगर बच्चे तुमको एंगल चाहिए, तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा, यही तो एंगल होगा। आर्गुमेंट ही तो एंगल देगा भाई। यस सर। होगा, yes यानी sir आप ये समझ लो, ऐसे समझो कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड Z ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो एंगल तो यही देता है ना, थीटा ही ना एंगल देता है। समझ में आया? कोई Yes. बच्चा कहेगा कि सर एंगल ही तो आपको निकालना था, तो आप ऐसे भी तो रोटेट कर सकते थे। ये कौन सा रोटेशन हो गया? क्लॉकवाइज सेंस हो गया। क्लॉकवाइज हो गया, लिखोगे नेगेटिव होगा। Z3 माइनस Z1 अपॉन क्या लिखोगे? Z2 माइनस Z1। यानी इसका जो आर्गुमेंट होगा वही तो एंगल दे देगा, देगा Yes, कि नहीं sir. देगा? तो एंगल sir. अगर मान लो दो लाइन के बीच में निकालना है और दो लाइन पे दो पॉइंट हमें फिक्स किया हुआ है, तो किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एंगल अगर अपने को निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यस और नो? इसका बड़ा बढ़िया चीज यूज होता है, बहुत बढ़िया यूज होता है। देखो कैसे, एक एप्लीकेशन बताएंगे तो तुम हैरान रह जाओगे हैं। जैसे मान लो कोई कहता है कि ध्यान से सुनो, अब ये सब समझने के लिए है, ये आगे भी पढ़ाएंगे। ये सर्कल है, इसका मान लो सेंटर Z0 है और कह रहा है कि Z1 जो है, ये जो हमारा Z1 है, Z1 पे टेंजेंट का लिखो। तो Z1 है तो क्या, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो इस पे आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या ले लेंगे? Z ले लेंगे बेटा, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो एंगल है वो एंगल कितना डिग्री बनना चाहिए? 90 डिग्री। अगर मान लो ऐसे रोटेट किए, ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखोगे? Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z0। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, किसके इक्वल होना चाहिए? π/2 पाई बाय 2। तभी तो ये टेंजेंट होगा। कहोगे लेकिन Yes, सर sir. Z तो इधर भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? Z कहीं भी हो सकता यस है। सर। तो इधर का एंगल अगर हम निकालेंगे, ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर गए? जल्दी से। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z0 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस π/2 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो Yes, गया sir. कि अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 लिख दें। यस सर। और ये प्लस माइनस π/2 क्या बताता है? बोलो जल्दी से, क्या बताता है ये कॉम्प्लेक्स? रोटेशन। रोटेशन। कौन सा बताता है? प्योरली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्या प्योरली इमेजिनरी। प्योरली क्या होना चाहिए? इमेजिनरी होना चाहिए। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या होगा
जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड वन नॉट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड नॉट। इसका जो बार होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल जीरो होना। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखो क्या है, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना बहुत सारी चीजों से हमें इनरिच करेगा, यानी छोटी छोटी बहुत सारी बातें इसमें होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक तुम्हें अगर किसी दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है या उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट का यूज कर लेंगे। अब ये सब छापना कहाँ शुरू कर दिए, अभी कहा था ना नहीं लिखने के लिए। नहीं लिखने का मतलब नहीं ही लिखना होता है, नहीं लिखने का मतलब क्या होता है, लिखो तो, लो लिखो, मेरे पास बटन है ही लिखने वाला, लिखो अब बैठ के। अच्छा, अब इसका बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इतने बड़े भारी भरकम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तहलका मच जाएगा, है ना, दिमाग एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कंडीशन find the condition for which z1 z2 and z3 are the vertices of an equilateral triangle। क्या बोला मैंने, find the condition for which z1 z2 and z3 are the vertices of an equilateral triangle। अच्छा जी, हो रहा है ना, देख रहा है ना, अब लिखो, देख देख के सुन सुन के लिखो। इसीलिए कहते हैं, जब कहता हूँ नहीं लिखने के लिए, जो समझाता हूँ तो उसका एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो तो बाद में आएगा ना, छोटे छोटे। तो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। मान लो इस ट्रायंगल का नाम ABC है। ओके, तो पहला हम नॉर्मल अप्रोच अगर सोचते हैं तो ये वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड इक्वल होगा। यस सर, और लेंथ कौन देता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस कौन देता है, कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस देता है, मॉडुलस z2 माइनस z1। यानी AB का लेंथ जो होगा, यानी हमारे पास आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, Z3 माइनस Z। तो थोड़ा सा संस्कारी टाइप से लिखें, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो फिर हालत खराब हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं, मॉड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड Z3 माइनस Z। तो एक तो कहता है कि अगर तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हम तीनों का लेंथ निकाल के चेक कर लेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन हो गया, आई थिंक, जिसको पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी दम लगा के डिस्कस किया था, है ना, काफी दम लगा था, ऐसे लग रहा था पूरा मोहल्ला हिल गया था उस दिन, है। अब हमारा क्या है कि इससे कोई रिजल्ट अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें तो हमारे पास और भी रिजल्ट्स हैं। मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जेड जेड बार होता है ना, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बोलो। यस सर, होता यस सर। अच्छा, तो अगर ये हमें मिला हुआ है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर लें, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर।
मॉडुलस का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 इंटू क्या लिख सकते हैं, Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। Z2 minus Z3 Z2 minus into Z3 into 2 माइनस Z3 इंटू क्या लिखेंगे, Z2 bar Z2 bar minus minus Z3 Z3 bar. bar. बार। अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Z3 माइनस Z1 इंटू क्या लिखेंगे, Z3 बार माइनस Z1 बार। ठीक है, मान लो ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल है ना, किसके इक्वल है बेटा, k के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे टू सेट ऑफ रिजल्ट मिल जाएंगे, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू k अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। सिमिलरली Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मिल जाएगा k अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, और Z3 माइनस Z1 क्या मिल जाएगा बेटा, k अपॉन Z3 बार माइनस Z1 बार। अगर इस तीनों को ऐड कर दें, इस सेट को ऐड कर दें, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार और प्लस 1 अपॉन Z3 बार माइनस Z1 बार किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल होगा। चेक कर लो। Yes, sir. Yes sir, 0 equal होगा। दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट। हो गया भाई। उसी तरह इसी का अगर ऐसे लिखा, अगर दूसरा तो ये भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट क्या आ गया, मॉड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड Z3 माइनस Z1। दूसरा रिजल्ट क्या आ गया, फर्स्ट रिजल्ट ये है। सेकेंड रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाय Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाय Z3 माइनस Z1 किसके इक्वल होगा, 0। और तीसरा रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाय Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस 1 बाय Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस 1 बाय Z3 बार माइनस Z1 बार किसके इक्वल हो गया, 0 के। ठीक है, यहां तक लिख लिया, तो लिख लो भाई। So, लेकिन हमने यहाँ पे से स्प्लिट क्यों कर रखा है इसमें, मतलब पहले मॉड्यूलस को स्क्वायर किया उसके बाद हमने स्प्लिट कर रखा है, ऐसा क्यों कर रखा है? नंबर लिखना क्यों सीखा था, पहले दिन पता था। नो सर। पेशेंस नाम का एक बंदर होता है, उसको अपने दिल में बैठा लो, यस फायदा होगा। सर लिख ठीक है, अगला जो है, इसे स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि बहुत जगह दिख जाएगा, बहुत जगह डायरेक्ट ऑप्शन में ही ये रहता है, तो वहां पे टिक मार्क करके चल देंगे। ओके ओके बेटा, डिपेंड करता यस है, सर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अभी तो सीख रहे, कंडीशन ही फाइंड कर रहे हैं, तो अभी जब आपको पता ही होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। हाँ 11 तो आप 5वीं बार पढ़ रहे होगे, है ना,
अब ये जो आखिरी वाला रिजल्ट है इसका मैनिपुलेशन और करते हैं। Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 माइनस Z3 कर सकते हैं। एलसीएम लेने में तो आप लोग एक्सपर्ट पहले ही से हो ना। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Z2 माइनस Z3 प्लस Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 माइनस Z3, है ना? है ना बेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। ये Z2 और ये Z2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया Z1 माइनस Z3। अब करो कैलकुलेशन है, मेरी राह क्यों देख रहे हो, मेरे से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू क्या हो गया, Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3। इसका सिंप्लीफिकेशन आता होगा Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3। स्क्वायर वाला एक साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये हो गया फोर्थ रिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किया था, इस रिलेशन को निकालने के लिए किया था। ठीक है, भविष्यवाणी पहले से नहीं होगी। सर इसमें रोटेशन कैसे यूज किया, रोटेशन तो कहीं आपने यूज ही नहीं किया। सो लिख लिया। लिख लिया, समझ लिया, चारों रिलेशन याद हो गया, दिमाग में छप गया। नहीं हो गया, जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं याद कर लो, फायदा उठाओ इस बीच का। लिख लिया तो क्या ये रोबोट हैं, छापते रहेंगे फटाफट। क्वेश्चन अगला लिखो। सर ये सब रिजल्ट हमें याद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, वैसे थोड़ी बता रहे हैं। ऐसे थोड़े है कि कुछ पढ़ाने को नहीं है तो कुछ पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। इतना मेहनत थोड़े करेंगे। अभी देंगे आपको क्वेश्चन, अभी आपका दिमाग सब एकदम एकदम से ब्लॉक चोक वोक सब हो जाएगा। अभी देंगे, टेंशन मत लीजिए। लिखिए, if Z1 Z2 prove that if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो रिजल्ट है वो लिख लो, याद ही होगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अभी देखो हमने प्रूफ किया तो काफी पापड़ बेलने पड़े, है ना? बेले ना पापड़ काफी ज्यादा, है? ये किया, उधर से उधर किया, उधर से उधर किया, उधर से उधर किया, यही कर रहे थे ना। अब देखो ये सारी बातें जो फाइनल रिजल्ट पे हमें पहुंचना था, उसके लिए हमने कितना किया, पहले तो मॉडुलस लिखा, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसको सेपरेट किया, फिर पता नहीं क्या क्या किया,
अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसका करना है। तो हमारे क्वेश्चन देख के ये जो 4 फॉर्मूलाज मिले हैं, उन 4 फॉर्मूला क्वेश्चन में जो रहेगा, क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से हम वाइजली यूज करेंगे किसी एक का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है। तो पहले मेथड में हमें काफी पापड़ बेलने पड़े थे। ए है, बी है और सी है। ये हमारा क्या है, Z1, ये हमारा क्या है Z2, ये क्या है Z3। अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा करामात हो जाए एक ही बार में क्वेश्चन खत्म हो जाए। ओके, एक ही बार में क्वेश्चन खत्म हो जाए तो इसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें एंगल, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल के बारे में हमें पता है कि सारा एंगल π/3 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री यानी π/3 है। तो अब हम इसमें रोटेशन यूज करेंगे अबाउट 2 वर्टेक्स। 2 वर्टेक्स हम क्या करेंगे, रोटेशन यूज करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ साइड्स आल्सो इक्वल। जो मैं कह रहा हूं तुम्हारे तक पहुंच रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है Yes, तो sir. लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल हो गया यस सर। और सारे एंगल इक्वल हैं, किसके इक्वल है, π/3 के। 3 अब हम क्या करेंगे, अबाउट 2 वर्टेक्स, कोई भी 2 वर्टेक्स ले लेंगे, उसके अबाउट हम रोटेशन यूज करेंगे। एक रोटेशन हम क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे, एक रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे। मैंने क्या कहा आपसे, क्या क्या बातें बोली अभी, 3 बातें, मुख्य बातें क्या बताया, सारे लेंथ आपस में इक्वल हैं, पहली बात, सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी 2 वर्टेक्स को सपोज कर लेंगे, मतलब पकड़ लेंगे, कोई भी 2 वर्टेक्स हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट ए एंड बी हो, ए और सी भी हो सकता है, बी सी भी हो। किसी भी 2 वर्टेक्स को लेंगे, एक जगह रोटेशन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज सेंस में, और दूसरे जगह रोटेशन क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा, अगर मान लो हम इस रोटेशन को ऐसे करें तो ये कौन सा सेंस है बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज सेंस है तो इसमें रोटेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Z3 माइनस Z2 अपॉन क्या लिखेंगे, Z1 minus Z1 Z1 minus Z2. is equal to e raised to the power minus iota π/3। मॉडुलस वाला कहा गया कि दोनों चलो लेंथ साइड इक्वल है ना तो आर्गुमेंट भी इक्वल होगा तो कर देंगे। हाँ ठीक है, बीच में मत बोलो, ऑडियो बंद रखो, जब कहेंगे बोलने के लिए तब बोलना, उस समय एकदम सन्नाटे में आ जाओगे, पैरेलल में टीचिंग नहीं करो, ठीक है। क्यों कैंसिल हो गया, दोनों का लेंथ इक्वल है। किसी एक पॉइंट को और ले लिया, मान लो ए को ले लिया, ए पे हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस लगा दिया, ठीक है। तो इसके केस में क्या हो गया कि Z3 माइनस Z1 अपॉन क्या हो गया, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा π/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, Z3 माइनस Z2 अपॉन क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन क्या हो गया, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया भाई, 1 के इक्वल हो गया। 1 अब यहाँ पे ठीक से सिंप्लीफाई कर लोगे, Z3 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। यहाँ जो चेंज किया तो नीचे वाला भी चेंज कर लिया, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया 1 के इक्वल और सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, Z3 Z1 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस क्या हो गया, Z2 Z1 और प्लस हो गया Z2 Z3 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। सिंप्लीफाई करोगे क्या रिजल्ट आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1। तो दिस इज द पावर ऑफ रोटेशन कि हमने इजीली चीजों को अच्छे से समझ के आराम से सॉल्व कर लिया। इस रिजल्ट पे हमें डायरेक्ट पहुंचना था तो हम रोटेशन का भी यूज करें और हम ऐसा रोटेशन यूज करें कि ऐसा देखो, जब तक वो उसके एंगल को, एंगुलर पोजीशन को हम कोशिश करेंगे हटाने का, नहीं हटेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं हटा, सोच करो नहीं हटा, तो नहीं हटा तो क्या e रेज टू द पावर आयोटा π/3 का वैल्यू नहीं निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं, बोलो निकल हाँ, सकता है।
निकल सकता है, क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, iota sin pi by 3. ठीक है। अब यहाँ पे एक, चलो कर लो इसको, कर लो। तो ये हो गया कि हमने रोटेशन कंसेप्ट को यूज कर दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोगों को आता है ना भाई? आता है ना कि नहीं, वो भी नहीं आता? सर मैडम, सर मुझे ये पूछना था, ये जो रिजल्ट आपने निकाला है इसमें हम ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन का निकाल सकते हैं ऐसे? किसी भी रेगुलर पॉलीगन? व्हाट डू यू मीन बाय किसी भी रेगुलर? मतलब ये कहाँ से सपना आया, ये बताओ। नहीं सर, मतलब जैसे स्क्वायर है उसका निकल सकता है ऐसे? हाँ, क्यों नहीं निकल, सबका निकल सकता है। मतलब जिनकी साइज इक्वल होती है। निकालना है नहीं, साइज इक्वल अनइक्वल भी रहेगा तब भी निकलेगा। रोटेशन में केवल इक्वल के बारे में थोड़ी बात करता है। रोटेशन में क्या केवल इक्वल के बारे में बात करता है? नो सर। नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है? रोटेशन क्या करता है? रोटेशन तो भाई इक्वल रहे अनइक्वल रहे उससे मतलब नहीं है, रोटेशन किस डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंग लिख लोगे। तो आगे इस पावरफुल टूल का यूज कैसे है? चलो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखो। देखो, if the two vertices of an equilateral triangle are one comma one and 2,3, क्या बोला? दो वर्टेक्स क्या है बेटा? 1,1 1,1. 2,3। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। चलो करो, कैलकुलेट करो। दो मिनट हो गए। सर ने क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रिपीट कर दोगे? नहीं बेटा, मुझे खुद ही याद नहीं है मैंने क्या बोला। कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसके अकॉर्डिंग थर्ड वर्टेक्स निकालो, और दो पॉइंट लेना वो एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स निकालो।
ठीक है, बहुत कर लिया, 4 मिनट 3 मिनट हो गए। हाँ बताओ मानस क्या कर रहे हो? डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस, काफी जूझ रहे हो, काफी हो गया सर, मतलब ऑलमोस्ट होने वाला है। 2 इक्वेशन आ गई, बस सॉल्व करना है। सर सर जरूरी है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें इसमें, ये कोई और मेथड भी लगा सकते हैं? मैंने कुछ बोला है? मैंने तो कुछ नहीं कहा है क्या कर सकते हो नहीं कर सकते। मैंने कुछ बोला? मैं पूछा आप क्या कर रहे हो, आपको जो लगाना है वो लगाओ। हर्ष आनंद आप क्या कर रहे हो? सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें। फाइनल आ गया आंसर? नहीं सर, एक ही इक्वेशन आ रही है। माहौल टाइट हो गया, बवाल हो गया है ना? सर एक हो सकता है रोटेशन से निकल जाए। ये हो सकता है क्या? सर आंसर ये आ रहा है बोलो श्रेया। सर √3 आयोटा -4 √3 +3 +6 आयोटा अपॉन 2। ये आपके पास सर आपने वो फॉर्मूला लिखवाया था ना, उसी से किया है। बहुत बढ़िया। हो गया, सबने कर लिया। तो जब हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको करेंगे तो इसके कैलकुलेशन जो आएगा ना, बहुत ही गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, जिस कैलकुलेशन को करते करते हम थक जाएंगे। अब वैसे कहते हैं तो क्या यूज है, तो यही यूज है। थर्ड वर्टेक्स निकालना है तो हम फटाक से निकाल सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, 2 बातें हो सकती है इसमें। थर्ड वर्टेक्स 2 आएगा। हमने जो आपको पॉइंट दिया था, क्या क्या पॉइंट दिया था जल्दी से बताइए। 1,1 1,1 2,3 2,3 पॉइंट इधर भी हो सकता है, उससे भी इक्विलेटरल बन सकता है। पॉइंट इधर भी हो सकता है, उससे भी इक्विलेटरल बन सकता है। ठीक है ना? यस सर। इस पॉइंट की बात करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, z लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? z। ठीक है, और z लिख देते हैं। ये हमारा z1 हो गया, ये हमारा z2 हो गया। तो z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा। z2 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है। और z जो हमारे पास है वो क्या है, x + आयोटा, x + आयोटा y। ठीक है, अब देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये किस डायरेक्शन में रोटेशन लग रहा है बताएंगे? किस डायरेक्शन में? वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। z - z1 अपॉन क्या लिखेंगे, z - z, क्या लिखेंगे जल्दी से बोलिए, z2 माइनस क्या लिखेंगे, z2 - z1 is equal to e raised to the power iota 5x. That implies z - z1 is equal to z2 - z1। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। और 3 - 1 क्या हो गया, 2। 1 प्लस क्या हो गया, 2 आयोटा। तो अपॉन में क्या हो गया, 1 + 2 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलिए, cos π/3 1/2 प्लस क्या हो गया, √3/2 आयोटा। हो गया भाई? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। हो गया, कहाँ गया? ले, ऊपर से नीचे कर रहा है, नीचे से ऊपर कर रहा है, मजाक बना दिया। अच्छा, तो इसके बाद फर्दर जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाएगा। z - 1 + आयोटा इज इक्वल टू,
यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बताइए, 1 + 2 आयोटा इंटू क्या हो गया 1 + √3 आयोटा अपॉन में 2। तो दिस इज इक्वल टू 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 हो गया 2 आयोटा और 3 आयोटा, मतलब क्या हो गया माइनस क्या हो गया जल्दी से बोलो 2√3 आयोटा ना, -2√3। फिर क्या हो गया बेटा, प्लस क्या हो गया √3 आयोटा प्लस क्या हो गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो z क्या था तुम्हारे पास जल्दी से बोलो, x प्लस आयोटा y। प्लस आयोटा y। तो लेफ्ट हैंड साइड है x - y प्लस y - 1, ठीक है। आयोटा इज इक्वल टू, इधर से सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2√3/2 अब प्लस क्या हो गया 2 + √3/2 आयोटा। x - 1 किसके इक्वल हो गया 1 - 2√3/2 और y - 1 किसके इक्वल हो गया 2 + √3/2, ठीक है। अब आगे भी बताएं कि रहने दें, बोलो भाई। x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया -1 - 2√3/1 माइनस 2√3/2 + 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो गया 3 - 2√3/2, y इज इक्वल टू हो गया 2 + √3/2 + 1, तो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हो गया 4 + √3/2। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 3 - 2√3/2, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 4 + √3/2। तो आपने इस अप्रोच को अगर यूज किया तो आपने देखा, आपने फील किया कि कैलकुलेशन जो था वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और आप जब डिफरेंस फार्मूला इसमें यूज करोगे तो आप देखोगे कि इसके इक्वेशन इतने गंदे आएंगे, जिसका रूट ये आएगा, जो तुमको रूट दिख रहा है वो इक्वेशन कितना गंदा होगा इजीली इमेजिन कर सकते हो। पहले तो x की वैल्यू निकालोगे, फिर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर y की वैल्यू निकालोगे, इट क्रिएट आउट ऑफ डिफरेंस। ओके, पहला ये पॉइंट निकल गया। अगर सिमिलरली हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सेकेंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, तो सेकेंड कहाँ गया यार, ये भागता क्यों, सेकेंड पॉइंट के लिए नीचे नीचे है, तो इसके केस में भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे करने से बेहतर है हम इस तरीके से कर ले, ठीक है। किस तरीके से कर ले, नीचे। कोशिश ये रखो कि ये जो अननोन क्वांटिटी z है वो अकेले रहे और केवल एक जगह पे रहे। क्या समझ में आया, अकेले रहे और एक जगह पे रहे, एक जगह पे रहे। ठीक है। अब यस सर। जैसे तुम्हारे टारगेट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेट इस क्वेश्चन को करते हैं। टारगेट का एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 1 + iota and centroid is at origin। सेंट्रोइड कहाँ पे, ओरिजिन है। तो कह रहा है कि फाइंड द अदर वर्टिसेस, ठीक है। ट्राई टू फाइंड इट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस।
तो नए साल में क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। माना हो गया, क्या कर रहा है भाई बताओ। सर सेंट्रॉइड दे दिया है 0,0, तो जो मीडियन होता है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सब चीजें एक ही होती हैं, मीडियन क्या कहते हैं अल्टीट्यूड वगैरह, तो जो लाइन होगी वो 2:1 की रेशो में डिवाइड होती है सेंट्रॉइड से, और सर उसका जो बेस होगा, जो वो बेस का मिड पॉइंट होगा, जो लाइन आएगी सर उससे किया है, तो जो मिड पॉइंट आ रहा है बेस का वो -1/2 आ रहा है वो कैसे आ गया -1/2 -1/2? सेक्शन फॉर्मूला लगा के। अच्छा सर बस इतना ही किया, अभी इसके आगे कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो, डुबा दोगे पूरे। सर इसमें तो सेंट्रॉइड का जो आपने कल फॉर्मूला लिखाया था कि जो भी 3 पॉइंट होता है Z1 + Z2 + Z3 डिवाइडेड बाय 3 = सेंट्रॉइड होगा, वो लगा दिया, और 2 पॉइंट कंसिडर कर ठीक है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। अगला बच्चा अपना P+ अगला बच्चा अपना वैल्यूएबल फीडबैक देगा। तो नेटवर्क ठीक हुआ? हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा आवाज बीच में कट गया था, सुनने नहीं दिया। सर तो 2 इक्वेशन आ गए, उसके बाद मैं वो लगा देता, मतलब रोटेशन वाला, उससे वो 2 वैल्यू निकल जाती है। फाइनल बताओ निकला कि नहीं निकला? सर अभी नहीं निकला, अभी सजेशन मोड में होता हूँ। कोई और? प्रियांशु? यस प्रियांशु। सर जैसे सर डिस्टेंस दिया हुआ है सर 1,1 ओरिजिन दिया हुआ है सर, सभी का डिस्टेंस सर वही होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स सब्सटेंड करेगा इक्वल एंगल सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे तीनों साइड। तो सर वही सर, ये जो सेम जो इसमें किए थे वही कर देंगे। पहले 2 को लेके करेंगे, उसके बाद अनदर 2 को लेके करेंगे, तो आ जाएगा 2 पॉइंट्स। देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि हमने कंसेप्ट को अभी स्विच करना है रोटेशन की तरफ, है ना? यही है ना फंडामेंटल, यही है ना? ये सर रोटेशन से ही बोल रहा है सर। नहीं तुम सही बोले, कुछ हद तक सही बोले हो। तो बहुत मतलब तुम लोग जितनी बातें बता देते हो ना, वो कुछ एडिशनल चीजें हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल है, ये ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड है, ये 1,1 या फिर 1 + आयोटा, ठीक है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 + आयोटा है। ये 0,0 है, ये एंगल कितना है? 2π/3, ये निकालना है, लगा दे। तो रोटेशन में ऐसा लगाएंगे कि अगर इसको निकालना है तो ये ऊपर रहे, तो रोटेशन किस डायरेक्शन में लगे? इस डायरेक्शन में लगा दें, लगा दे। तो क्या हो गया? यस सर। इस डायरेक्शन में लगाएं कि इस डायरेक्शन में? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन डिसाइड करो। देखो ध्यान से देखो कि डायरेक्शन अपने आप दे। हमें क्या करना है? जेड को ऊपर रखना है। जेड को ऊपर रखना है तो यानी टर्मिनल कहाँ होना चाहिए? टर्मिनेट कहाँ करना चाहिए? जेड वाले पे, जेड की तरफ। तो जेड को टर्मिनेट करेगा तो क्या हो गया? जेड -0 अपॉन क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 1 + आयोटा -0 इज इक्वल टू e⁻⁴ आयोटा। किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है? किस डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 2π/3 हो गया खत्म, एक आ गया। यस सर। यस सर। दूसरा वाला जो है इसके लिए, ये मान लो जेड है, ठीक है? अब ये जेड निकल जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 + आयोटा, यहाँ पे क्या हो गया? cos 2π/3 + आयोटा sin 2π/3, सीधे निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे। अच्छा अब अगर ये जेड हुआ तो हमें जेड को कहाँ पे रखना है? ऊपर रखना है। रोटेशन ये होगा, किस डायरेक्शन में अभी रोटेशन हो रहा है? सर अभी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज। क्या हो गया? z अपॉन 1 + आयोटा इज इक्वल टू e⁻⁻ आयोटा 2π/3। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 + आयोटा, यहाँ पे क्या हो गया? जल्दी से बोलो, क्या हो गया? cos
2 पाई बाई 3 माइनस क्या हो गया आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, वैल्यू मालूम है ना सबका। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू cos 2 पाई बाई 3 का क्या हो गया -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या हो गया -1/2 लिखो अगला क्वेश्चन लिखो z कॉमा आयोटा z, z कॉमा आयोटा z, देखो खोजो खोजो खोजते रहो क्वेश्चन। z कॉमा आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z आर द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। सर वापस एक बार बोल दीजिए। खोज रहा था ना, खोजा मिल गया। z कॉमा आयोटा z कॉमा z प्लस आयोटा z are the vertices of an equilateral vertices of a triangle, equilateral triangle नहीं, of a triangle. Then find the area of triangle. Then find the area of the triangle. मुझे देखते रहना, यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा देगा, दिख रहा है, देखो पढ़ो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सर सर के पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, मतलब रियल पार्ट क्या था उसका? मल्टीप्लाई कर लो, उतना आता है तुम्हें, नहीं तो एक असिस्टेंट रख लेना। आंसर आया था ट्राई योरसेल्फ 4, पीछे से आंसर है ट्राई योरसेल्फ 4 -√3+1 minus of √3 plus 1/2 plus iota √3 minus 1/2 √3 minus 1/2 minus iota √3 plus 1/2। सर ये जो इसका मतलब सर मैंने जो कर रखा है ना, मैंने इसे पैरामीट्रिक फॉर्म लगा के कर रखा है, मेरा भी यही रखा है। बहुत बढ़िया बेटा, करो। सर कुछ भी ऐसा हो तो सर ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया इसमें अगर हम दो वर्टिसेस निकाल ले उसके बाद रिलेशन लगा सकते हैं Z1 Z2 और Z3 वाला उस ज्यादा कैलकुलेशन करने का शौक है, एक बार करके तो देख लो ना, हमसे सजेशन मांगने से पहले एक बार कर लो ना। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर करे हो श्रेया, करके देखा है बेटा? नहीं किया। तो नहीं किया तो फिर क्या पूछ रहे हो, सजेशन मांग रहे हो क्या? उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसको कंपेयर कर पाओगे तुम? जेड स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना, फिर उस दोनों को सॉल्व करना। उसमें से कौन सा ऐसा होगा जिसका सेंट्रोइड 0 होगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक का सेंट्रोइड 0 होगा लेकिन दूसरे का सेंट्रोइड 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना? ज्यादा तुमको कैलकुलेशन करने का मन कर रहा है, बैठो कैलकुलेशन करते रहो, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी करना हो करो। फिलहाल अगला क्वेश्चन करो बेटा। नहीं वैसे नहीं करना, वैसे करोगे तो कैलकुलेशन में ले जाके फंस जाओगे, एक बार करके देख लेना, ठीक है श्रेया? अरे मैडम हाँ या ना तो बोलो, मेरी बात पे यस भरोसा सर। मत करो, करके देख लो एक बार, ओके? ये सेल्फ असेसमेंट होता है, एक बार करेंगे देखेंगे, अब फंस जाएंगे तो क्यों करेंगे?
अच्छा, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। ये क्वेश्चन जो था वो जेई में पूछा हुआ था। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। हो गए? अरे बोलो हाँ। अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास क्या है बेटा, जेड। एक हमारे पास क्या है, आयोटा जेड। एक क्या है बेटा, जेड प्लस आयोटा जेड। ठीक जेड है। प्लस आयोटा जेड। अच्छा, इसका लेंथ कितना होगा, बता जल्दी से। इसका लेंथ क्या होगा, मॉड होगा, मॉड जेड। मॉड आयोटा जेड होगा। यस अब सर। मॉड यस सर। आयोटा जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड आयोटा मॉड जेड हो गया। ये भी किसके इक्वल हो गया, मॉड जेड के इक्वल हो गया। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। मॉड जेड, तो ये दोनों लेंथ तो इक्वल है। अगर ये एंगल पता लगा ले तो कुछ कर सकते हैं। यस सर। चलो तो इसको करते हैं, किस सेंस में करना चाहते हो, किसी भी सेंस में कर लो। एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बता जल्दी से। सर हाँ मैडम, सर हो गया, मतलब मैंने कर लिया है क्वेश्चन। आंसर बताओ। नहीं, आंसर नहीं आया, मतलब मैं प्रोसेस बता रही फिर करके लो। आंसर बताओ, आंसर बताओ, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करना। तो ये वाला पार्ट हो गया। ये किस सेंस में रोटेशन है, जल्दी से बताओ, किस सेंस का रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो फटाक से, क्या लिखोगे, आयोटा जेड माइनस I- जेड माइनस आयोटा जेड अपॉन, क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, जेड माइनस जेड माइनस आयोटा जेड इज इक्वल टू, दोनों का मॉडुलस सेम है, ई रेज टू द e raised to the power पावर iota theta. आयोटा जेड कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/आयोटा हो गया, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी प्योरली इमेजिनरी है भाई। बोलो, इसका Yes sir. एंगल कितना बन जाएगा, पाई/2 बन जाएगा। तो ये Pi एंगल by 2. पाई/2। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है, कौन सा, जेड क्या हो गया, आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ये कितना था, मॉड जेड, हाफ एच इंटू ये कितना था, मॉड जेड, हाफ इंटू क्या हो गया, मॉड जेड का होल। Mod z का whole square. ठीक है, बस इतनी ही बातें हैं। देखो हाँ, क्या कह रही थी वैष्णवी, अब कहो बेटा। सर मैंने यहाँ पर जेड की जो वैल्यू दी रखी थी ना, मतलब मैंने जेड की जगह पर लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसके बाद आयोटा जेड की जगह पर जब उसे सॉल्व किया, मतलब जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो वो हो गया माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स, और फिर इस दोनों को ऐड कर दिया, मतलब जेड प्लस आयोटा जेड को, तो वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस वाई। फिर मैंने सोचा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, वो लगा दूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कर लेना, ऐसे बिल्कुल भी ना करना। रोटेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा यस अगला मैं देखो। टाइम अगला गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट जेड आयोटा जेड जेड प्लस आयोटा जेड एंड जीरो आर द वर्टिसेज ऑफ, मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए, इस ऑर्डर में मत लिखो, थोड़ा ऑर्डर ठीक करो। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्या बोलोगे आपने। नहीं, जीरो जेड जेड प्लस आयोटा जेड एंड आयोटा जेड आर द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो बना लोगे, क्या बनाओगे, Square बनाएंगे. जीरो जेड जेड प्लस आयोटा जेड और आयोटा जेड। ठीक है,
स्क्वायर का कंडीशन क्या क्या होता था? पहली बात होना चाहिए था Z1 plus Z3. दोनों का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। Yes sir. क्या हो गया? z प्लस आयोटा z Z. प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? z प्लस आयोटा z। ठीक है, Yes sir. तो पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या होता था? इसका लेंथ इनका लेंथ इक्वल होना चाहिए. क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। ठीक है ना? Yes sir. अच्छा, या फिर ये पैरेललोग्राम हो गया, या फिर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए था। तो कंसेक्यूटिव लेंथ इक्वल है, मॉड जेड और मॉड जेड है, अभी किया था है। Yes sir. तो इसका मतलब ये क्या बन गया? क्या बन गया? रोम्बस। क्या बन गया? अभी तक क्या बन गया? रोम्बस बन गया। बस. और ये एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो हो जाएगा। रोम्बस का अगर Yes, एक 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? देखो, रोटेशन लगा दो। रोटेशन वापस. आयोटा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे? मॉड आयोटा जेड अपॉन मॉड जेड ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, जेड और जेड कैंसिल। तो क्या हो गया? ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई/2। पाई/2 ये एंगल पाई/2, इसका मतलब ये क्या हो गया? स्क्वायर होता है। स्क्वायर तो हो गया. इसको काट के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 0 जेड 0 और आयोटा जेड आर द vertices of an isosceles triangle। उसी तरह z iota z and z plus iota z are the vertices of isosceles। isosceles कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन रोटेशन के होंगे। ठीक है, तो अभी जो इसके Yes, sir. रोटेशन क्वेश्चन है वो एक बार मार्क कर लो। ट्रायोड सेल का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो, क्वेश्चंस वगैरह लिख लो। पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, बस ज्यादा नहीं। सेट 2 में आ जाओ क्वेश्चन। अभी लोकस वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लोकस। क्या डिस्कस करेंगे? लोकस। एंड नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास, मतलब एक क्लास और लगे, मतलब 1.5 क्लास। ठीक है, इसीलिए रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक से पढ़ के आना। ठीक है, यस सर। ओके। Yes. और इसके क्वेश्चंस करना, फिर क्वेश्चन का एक सेट दे देंगे, उसको करते रहना। ठीक है, इसका एक सेट बना के दे देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर तुम देखो, इसमें क्या होता है कि दीज आर द शॉर्टकट फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जब क्वेश्चन कुछ सोचेंगे तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारे क्या है? एप्लीकेशन पार्ट वाले हैं। एप्लीकेशन पार्ट जहां भी होता है तो वो क्या करता है? दूसरे चैप्टर या दूसरे टॉपिक में हमला करता है। ठीक है, तो इसका अंडरस्टैंडिंग जब अपने टॉपिक में इसको खेल पाओगे तभी तो दूसरे के टॉपिक में जाओगे। तो जैसे अभी हम कि डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम वर्टिसेस निकालते हैं, उससे बेहतर है कि हम किसको यूज करके निकालें? तो यूज करके रोटेशन को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट अब दिखता है कि रोटेशन वाला जो आप रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसको भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू कर सकते हो। किसी पॉइंट को जो ज्वाइन किया गया है तो उसका अगर ओरिजिन शिफ्ट होगा तब रोटेशन अगर करना है तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा उसको कर सकते हो। इसको सोचना। ठीक है, क्या हम रोटेशन लगा सकते हैं वहां पे? जब हम रोटेशन ऑफ एक्सिस करते थे क्या वहां पे लगा सकते हैं? तो उसको हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? लोकस। और नेक्स्ट 2 क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, यानी अगला क्लास तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्लास होगा तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो आपके दिमाग में एकदम से छपे होने चाहिए। जैसे आज के रिजल्ट्स क्या हो गए?
कौन सा रिजल्ट हो गया आज का रिजल्ट? इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला ये चारों रिजल्ट आपने लिखा था, ये चारों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें Yes. ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यस यू ऑल। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।